जैन साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल चाल है आप सभी का? देखना मेरे दोस्त, आपका रेलवे पीवाईक्यू सीरीज में जो जितने भी सारे साथी मेरे अगर 2026-27 के किसी भी रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्त, तो आप लोग मेरे भाई काफ़ी तैयार हो जाओ इस सेट को लगाने के लिए, क्योंकि इस सेट में एक से बढ़ के एक ऐसे सवालों को लगाएंगे जो मेरे भाई रेलवे के पीवाईक्यूज है, पूछे गए सवाल है और सबसे ज्यादा बार मेरे दोस्त रिपीट हुए हैं, है ना। देखना, सबसे पहला आज का सेट का सवाल लगाते हैं कि एक नाव धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है और लौटते समय धारा के विपरीत उतनी ही दूरी 5 घंटे में तय करती है। स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करना है। इस सवाल को लगाने से पहले मैं चाहता हूं कि बॉटनी स्ट्रीम के कुछ मेरे भाई आपको रूल्स याद दिला दूं, है ना। थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट मेरे भाई आपको कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मैं याद दिला दूं, थोड़ी सी चीजें आपको समझा दूं। जैसे ये क्या है तो बोलोगे भैया ये धारा है आपकी, ये क्या है मेरे भाई, तो आपकी धारा है और ये इस डायरेक्शन में बहते हुए चली जा रही है। ये पानी है मेरे भाई, पानी इस डायरेक्शन में चली जा रही है। आप क्या हो तो यहाँ पे एक नाव लेके खड़े हो, एक नाव लेकर के हो मेरे भाई, और नाव लेके पानी की दिशा में आप पानी के साथ साथ आप मेरे दोस्त मूव करते चले जा रहे हो। जिस दिशा में पानी जा रही है उसी दिशा में आप भी जा रहे हो, ठीक है, नाव लेकर के। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम का स्पीड का मेरे भाई जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो एक्स प्लस वाई। अब x का वैल्यू क्या मेरे मेरे दोस्त, x से रिप्रेजेंट हम लोग नाव को करते हैं, नाव की स्पीड को करते हैं, और धारा की स्पीड को हम लोग किससे, तो y से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो डाउन स्ट्रीम के लिए क्या लिखते हैं, x प्लस वाई। अब मेरे भाई x प्लस वाई क्यों लिखते हैं, क्योंकि जिस दिशा में आपकी पानी बह रही है उसी दिशा में अब अगर नाव लेके आप जाओगे तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी स्पीड बढ़ेगी मेरे भाई, है ना। इसलिए दोनों की स्पीड को जोड़ देते हैं। अब एक कंडीशन ये आती है कि ये मेरे भाई धारा है, पहले चीजों को समझ लो यार, सवाल तो आप उड़ाओगे, है ना। ये आपकी मेरे भाई धारा है और नाव लेकर के आप यहाँ पे खड़ा हो और यहाँ से मेरे भाई पानी के विपरीत दिशा में आप चलते हुए चले जाते हो, ठीक है। जिस दिशा में आपकी धारा बह रही है उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में आप मूव करते हुए चले जा रहे हो। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं अप स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम के लिए हम लोग स्पीड क्या लिखते हैं, तो बोलोगे भैया एक्स माइनस का वाई, यानी कि मेरे भाई एक्स आपका नाव का स्पीड और माइनस का वाई करोगे यानी कि वाई आपका धारा का स्पीड। अब सवालों की तरफ थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है, यानी कि मेरे भाई डाउन स्ट्रीम जाने में उसको कितना, तो भाई एक्स प्लस वाई यानी कि कितना दूरी, कितना है डिस्टेंस, बोलोगे भैया 36 किलोमीटर। और कितना मेरे भाई, तो 3 घंटे में अगर तय करता है तो 1 घंटे में उसकी स्पीड क्या रही होगी, स्पीड बोलोगे भैया कितना, तो 12 किलोमीटर पर आवर। और 12 किलोमीटर पर आवर ये कौन सा है, तो ये आपका डाउन स्ट्रीम यानी कि नाव की दिशा में, है ना। अगर मैं स्पीड की बात करूं, स्पीड की बात करूं 36 किलोमीटर मेरे भाई कितना घंटा में जाता है, 5 घंटे में तय करता है, तो 1 घंटे में स्पीड क्या रही होगी, बोलोगे भैया कितना, तो आपका मेरे भाई 36 दुना का 72 यानी कि 7.2 किलोमीटर पर आवर। और ये कौन सी स्पीड है, तो ये आपकी अप स्ट्रीम है, ठीक है। यानी कि जब मेरे भाई ऑपोजिट डायरेक्शन में आप चलते हुए चले जाते हो तो हम लोग सीधा सीधा कह सकते हैं कि भैया एक्स प्लस वाई का जो वैल्यू होगा वो कितना, तो आपका मेरे भाई 12, और x माइनस वाई का जो वैल्यू है वो कितने के बराबर, तो आपका 7.2 के बराबर। चीजों को समझाने के लिए मेरे दोस्त काफी डिटेल से मैं एक एक चीजों को लिखते हुए चल रहा हूँ, है ना। अब यहाँ से पूछा क्या गया है कि भाई स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी, तो नाव को हम लोग x से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम लोग दोनों इक्वेशंस को जोड़ दें तो y प्लस वाई और माइनस वाई खत्म हो जाएगा और कितना बचेगा आपका 2x और बराबर कितना, तो बोलोगे भैया 19.2 आपका। 2 से काटोगे मेरे भाई तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 9 दुना का 18। उसके बाद बोलोगे भैया कितना, 1 6 दुना का 12, 9.6 किलोमीटर पर आवर आपका कौन सा ऑप्शन है। स्थिर जल में नाव की चाल 9.6 किलोमीटर पर आवर, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दोस्त, है ना। देखो बॉटन स्ट्रीम का इस सवाल में आपको मैंने डाउन स्ट्रीम बताया, अप स्ट्रीम बताया, एक्स से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वाई से किसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक एक सवालों में जितनी सारी चीजें होगी मेरे भाई, हर एक चीजों को हम लोग खुल के आपके सामने में रखेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि एक ठोस गोले को पिघलाकर 18 समान शंकु बनाए जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक की आधार की त्रिज्या कितना है। शंकु का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपका 18 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या बताओ भाई क्या हो जाएगी। एक गोला है, ये गोला है आपका, इसका रेडियस आपसे पूछा गया है, मैं मानता हूं कि भाई आर है आपका। और ये क्या है, तो शंकु है। कितना शंकु बनाया जाता है, तो भाई आपके 18 शंकु बनाए जाते हैं। और इस शंकु का जो रेडियस है वो रेडियस कितना है, तो आपका 3 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई मेरे भाई हाइट कितना है, तो हाइट बोलोगे भैया हाइट कितना है, तो आपका 18 सेंटीमीटर के बराबर। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर मेरे भाई एक बड़ा सा गोला है, ठीक है, इसको मैं बड़ा कर लेता हूं ताकि चीजें और थोड़ी सी आपको क्लियर हो जाए। ये मेरे भाई एक बड़ा सा गोला है, इस गोले को मेरे भाई अगर आप तोड़ोगे, इस तोड़ करके छोटे छोटे शंकु में बनाते हो, शंकु में आप इसको ढाल देते हो, तो कितना टोटल कितना शंकु आप बना पाते हो, तो 18 शंकु बना पाते हो। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि जितना वॉल्यूम इस गोले का होगा उतना ही वॉल्यूम तो मेरे भाई सभी 18 शंकुओं का भी मेरे भाई बराबर होना चाहिए, है ना। क्योंकि वॉल्यूम तो यार आपका चेंज नहीं होगा। तो हम लोग सीधे सीधे जानते हैं कि गोले का आयतन यानी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 आपका क्या हो जाएगा, 4/3 मेरे भाई पाई आर क्यूब आपका। और यहाँ पे हम लोग शंकु का आयतन जानते हैं क्या होता है, 1/3 पाई, और क्या बोलोगे भैया आर स्क्वायर एच आपका। और कितना शंकु है, तो आपका 18 शंकु।
अब यहाँ से हम लोग काट सकते हैं, 3 से 3 आपका खत्म, पाई से पाई खत्म हो जाएगा और बचेगा कितना 4 गुना आर का क्यूब मेरे दोस्त। और इधर कितना बचेगा आर स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर करोगे, इंटू का हाइट कितना है 18 और गुना कितना तो 18। उसके बाद बोलोगे भैया कितना हो जाएगा, 2 4 से काटोगे 2 दूना का 4, 9 दूना का 18। उसके बाद मेरे भाई 2 से 18 को काटोगे 9 बार से, तो आर का क्यूब कितना हो जाएगा, बोलोगे 3 का स्क्वायर आपका 9 गुना आपका कितना तो 9। अगर मैं यहाँ से क्यूब को हटाऊं तो इधर आपका क्या लग जाएगा तो क्यूब रूट। तो मुझे बताओ कि भाई आपका गोले का रेडियस कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 बार 9 है तो 1 बार 9 बाहर निकल जाएगा, तो आपका रेडियस कितना हो जाएगा आपका 9 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 9 सेंटीमीटर। आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दोस्त, है ना। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत इस सवाल में अगर किसी को भी यहाँ तक है तो बताएंगे एक बार। देखो पिछले कई दिनों से हम लोगों की मेरे भाई रेलवे के लिए कोई क्लासेस नहीं आ रही थी, बिल्कुल हम लोगों की क्लासेस चली नहीं रही थी, है ना। तो इसके पीछे कोई रीज़न था मेरे भाई, किसी चीज़ पे मैं काम कर रहा था जिस वजह से आपकी क्लासेस नहीं आ पा रही थी, है ना। अगर कोई भी छात्र, कोई भी स्टूडेंट एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो भाई जीडी के लिए पिछले कई दिनों से मैं लगातार काम कर रहा था, जिसके वजह से मेरे भाई आपकी जीडी की क्लास शुरू हो पाई। और जिसमें हम लोग फाउंडेशन बिल्कुल 0 टू हीरो बैच लेकर के चला रहे हैं मेरे भाई, यानी कि बिल्कुल फाउंडेशन 0 मेरे भाई, जिसको कुछ नहीं आता वो भी बच्चा अगर मेरे भाई उस क्लास को करे तो इजीली मैथ को समझ करके मेरे भाई आसानी से एग्जाम को निकाल सकता है ना। देखना हम लोग आगे सवालों को लगाते हैं कि 2 क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल 3700 है, उन संख्याओं का योगफल बताओ भाई क्या हो जाएगा। मैं मानता हूं कि पहला संख्या आपका x है तो दूसरा क्या होगा, सम है तो x+2 आपका। अगर मेरे भाई इसका वर्ग आप निकालोगे तो इसका वर्गों का योगफल कितना हो जाएगा स्क्वायर का मेरे भाई, अगर सम ऑफ स्क्वायर निकालोगे कितना हो जाएगा तो आपका 3700 के बराबर। पहली संख्या कितना है तो बोलोगे भैया आपका x और दूसरी संख्या आपका x+2 है ना। अच्छा यहाँ हम लोग करते हैं, देखो पहली संख्या अगर x है, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा तो आपका x+2 मेरे भाई। अब यहाँ पे कहा जा रहा है हम लोग मेरे भाई पूरा का पूरा अगर सवालों को सॉल्व करना शुरू कर दे इस क्वेश्चन को, तो इतना आप गंदा फंसोगे मैं बता नहीं सकता दोस्त, आपको बहुत गंदा फंसने वाले हो दोस्त, है ना। देखना इस सवाल को हम लोग कैसे उड़ाते हैं। अगर जोड़ दूं कि दोनों संख्याओं का योगफल आपसे पूछा गया है, तो दोनों संख्याओं को अगर जोड़ दूं तो भाई कौन सा हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए को उठाते हैं। ऑप्शन नंबर ए कितना है तो बोलोगे भैया 96 हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी कितना है तो आपका 86। ऑप्शन नंबर सी उठाते मेरे भाई कितना हो जाएगा तो आपका 72। ऑप्शन नंबर डी कितना है तो आपका, ऑप्शन नंबर डी कितना तो आपका 80। यही सारे मेरे भाई हो सकते हैं अगर इन संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो, है ना। इनमें से कोई एक आपका उत्तर होगा। अब मुझे यहाँ से एक चीज पता चला कि भाई सम संख्या एक तो क्या है तो बोलोगे भैया आपका इवन नंबर है, इवन नंबर यानी कि सम संख्या। तो यहाँ पे x और x कितना हो जाएगा आपका 2x, और कितना मेरे भाई यहाँ पे 2 है, 2 को बराबर के इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए को उठाते हैं, कितना है 96, माइनस का 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 2x बराबर 96 माइनस 2 मेरे भाई आपका 94। 2 से अगर 94 को काटोगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 4 आपका 8, उसके बाद बोलोगे भैया 2 साते का 14, 47 मेरे भाई। एक संख्या आपका 47 हो जाता है। अब मुझे बताओ कि आपको इवन नंबर निकालना है, दोनों संख्याएं क्या है तो सम संख्या है। ये मेरे भाई 47 आपका x का जो वैल्यू आ रहा है ये एक ओड नंबर हो जाता है, एक विषम संख्या हो जाती है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका नहीं हो सकता दोस्त, है ना। अगर मैं ऑप्शन नंबर बी को अगर देखूं तो x आपका 2x बराबर क्या हो जाएगा, तो भाई जो भी होगा इसमें 86 में से 2 को माइनस करो, जैसे इस 2 को इधर लेके जाओगे माइनस होगा तो कितना, तो आपका बोलोगे भैया 84। 2 से मेरे भाई 84 को काटोगे कितना, तो आपका 4 दूना का 8, 2 दूना का 4 आपका 42। यानी कि x का वैल्यू मेरे भाई अगर आपका 42 होता है 42, तो x+2 इस पूरे पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आपका मेरे भाई 2 ज्यादा यानी कि कितना, तो आपका 44 हो सकता है ना। अब हम लोग अगले ऑप्शंस को उठाते हैं। ये हो गया मेरे भाई दूसरा ऑप्शन, ये हो सकता है मेरे दोस्त। हम लोग अगले ऑप्शंस को उठाते हैं कि बोलोगे भैया 2x बराबर इस 72 में से मेरे भाई इस 2 को माइनस करोगे कितना हो जाएगा आपका 70। 2 से काटोगे तो x बराबर कितना आपका 35। ये 35 एक कोड नंबर है, ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता। अगला हम लोग उठाते हैं ऑप्शन नंबर किसको, तो बोलोगे भैया हम लोग उठाते हैं ऑप्शन नंबर डी को। बोलोगे भैया 2x बराबर 80 में से 2 माइनस करोगे तो आपका 78, और 2 से मेरे भाई 78 को काटोगे तो कितना आपका 39। x बराबर 39 आपका ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता है। तो एक ही ऑप्शन आपका बचता है ऑप्शन नंबर बी, जो कि मेरे भाई 86 बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दोस्त, है ना। हालांकि देखना इस सवाल को मेरे भाई एक और हम लोग सवाल उठाएंगे इसी पैटर्न का, लेकिन आप लोगों को अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत इस सवाल में आई है तो मेरे भाई बताएंगे एक बार। अगर इससे आप चलोगे ना, स्क्वायर निकालना आप शुरू कर देते तो बहुत गंदा फंसोगे, मैं वाकई में बता रहा हूँ भाई। आपका एग्जाम तो उस टाइप से आपका निकलेगा नहीं मेरे दोस्त, है ना। अगला सवाल लगाते हैं कि 8 और 48 का तृतीय अनुपात क्या हो जाएगा, ये बताओ। काफी छोटू सा सवाल है, थर्ड प्रोपोर्शन पूछा गया 8 और 48 का। तो 8/48 लिखो और इस 48 को पकड़ के फिर से ऊपर लेके आ जाओ, और यहाँ पे मेरे भाई आपका थर्ड प्रोपोर्शन। तो हम लोग यहाँ से काट सकते हैं 8 गुना 6 आपका 48, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आपका थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, तो भाई 48 गुना 6 करोगे तो 6 8 का 48,
6 गुना 4 24 और 4 कितना आपका 28 यानी कि 288 के बराबर। 288 कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दोस्त, है ना। अगला सवाल लगाते हैं, थोड़े से अच्छे स्तर के सवाल हैं कि मोहित की मासिक आय 12,800 है और उसका मासिक व्यय यानी कि खर्चा मेरे भाई आपका 4,000 है। यदि उसकी आय में 25% की कमी होती है और व्यय में 1,000 की कमी होती है तो उसकी मासिक बचत में कमी ज्ञात करना है भाई, क्या हो जाएगा, है ना। सबसे पहले कौन है? तो मोहित का। सबसे पहले हम लोग क्या बात करते हैं कि भाई इनकम के बारे में। इधर इनकम लिखो, एक्सपेंडिचर लिखो और सेविंग लिखो। इनकम कितना है? 12,800। 12,800 और कितना खर्चा करता है? बोलोगे भैया 4,000। 4,000 खर्चा करता है तो बचेगा कितना? तो बोलोगे भैया 12 में अगर 4 चले जाएगा 8,800 मेरे भाई बचाता है। 8,800 रुपये वो बचाता है। अब कहा जा रहा है कि इनकम में 25% की कमी होती है। अगर इसमें मेरे भाई 25% कम करोगे, जैसे 12,800 है, इसमें 25% कम करोगे तो कितना हो जाएगा? तो आपका 25 चौका 100, 1/4। अगर मेरे भाई 1 की कमी करोगे तो कितना हो जाएगा? 3/4। और 4 से इसको काटोगे कितना? तो 4 तिया का 12, 4 दूना का 8, कितना हो जाएगा आपका? 3200 गुना 3 आप करोगे मेरे भाई, क्या हो जाएगा? तो 2 जीरो आपका और 3 दूना का 6 और 3 तिया का आपका 9,600 रुपये हो जाएगा दोस्त, है ना। इसमें अगर 25% की कमी करोगे तो 9,600। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि भाई आपके जो खर्चा है, खर्चा में 1,000 की कमी करता है, यानी कि अब खर्चा कितना करता है? वो 3,000 रुपये। तो अब सेविंग कितना हो जाएगा भाई? 9,600 में 3,000 खर्चा करता है, बचाता कितना है? तो आपका 6,600 रुपये, है ना। और कहा जा रहा है कि उसकी मासिक बचत में कमी ज्ञात करना है। पहले वो 8800 मेरे भाई 8,800 रुपये बचाता था, अब कितना बचाता है? तो 6,600। कितने की कमी हुई? तो बोलोगे भैया कमी कितने का? कमी कितने का किया मेरे भाई? तो आपका 2,200 रुपये का। 8,800 माइनस का भाई 6,600 करोगे तो 2,200 रुपये की कमी की। और 2,200 रुपये कौन सा इसका ऑप्शन है? 2,200 रुपये मेरे भाई आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ होगा कि भाई 12,800 जैसे आप ऐसे लिख सकते हो, 12,800 है, इसका मेरे भाई 25% कम करोगे तो बचेगा कितना? 75%। और इसी 75 का आप वैल्यू निकालोगे 75% का, तो आपका इजीली मेरे भाई 9,600 आपका निकल जाएगा दोस्त, है ना। देखना, अगला सवाल लगाते हैं कि दो क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल 3530 है, उन संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, क्या हो जाएगा। फाइंड द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव एंड ओड नेचुरल नंबर्स होज स्क्वायर सम टू 3530। भाई काफ़ी साधारण सा सवाल है और इस सवाल को हम लोग ऑलरेडी पहले हम लोग लगा चुके हैं दोस्त, है ना। लेकिन वहाँ पे कंडीशन ये थी कि वहाँ पे हम लोगों ने सम प्राकृतिक संख्या लगाए थे और यहाँ पे मेरे भाई आपका विषम है। तो जब भी यहाँ पे हम लोग क्या मान सकते हैं कि भाई अगर पहली विषम संख्या आपकी x है तो दूसरा क्या हो जाएगा? तो x प्लस का 2 ले सकते हैं दोस्त, है ना। और इसका क्या है? वर्गों का योगफल अगर इसका स्क्वायर करोगे और इसका भी मेरे भाई स्क्वायर करोगे और दोनों के स्क्वायर को जोड़ दोगे तो कितना के बराबर आपका? तो आपका मेरे भाई 3530 के बराबर हो जाता है। बट मुझे ये चीज़ बताना है कि उन संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, तो मुझे एक बात बताओ कि x प्लस और ये मेरे भाई दूसरी संख्या है x प्लस 2 आपका, इन दोनों संख्याओं को जोड़ोगे तो कितना आपका हो सकता है? ऑप्शन उठाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका 84, ऑप्शन नंबर बी कितना है? तो भाई आपका 100, ऑप्शन नंबर सी कितना? तो बोलोगे भैया आपका 80, और ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी आपका 80 और ऑप्शन नंबर डी आपका 98, है ना। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे क्या होगा? तो बोलोगे भैया 2x, और यहाँ बराबर मेरे भाई 2 अगर बराबर के इधर जाएगा तो माइनस होगा। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को उठाते हैं। 84 से मेरे भाई 2 माइनस करोगे, इस 2 को इधर लेके जाओगे। अगर मैं मानता हूँ कि दोनों संख्याओं का सम अगर 84 होता है तो आपका 2x का वैल्यू क्या होगा? तो 84 माइनस का 2 कितना हो जाएगा आपका? 82। 2 से काटोगे तो x बराबर कितना? तो आपका 41, और कितना मेरे भाई? और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? तो आपका 43। x बराबर मेरे भाई 41, अगर एक संख्या आपकी 41 होती है, x बराबर अगर 41, जैसे हम लोग यहाँ लिखते हैं कि अगर आपका मेरे भाई x बराबर आपका 41 होता है तो x प्लस आपका 2 यानी कि दूसरी संख्या कितना? तो आपका बोलोगे भैया 43 के बराबर, है ना, 2 ज़्यादा। अच्छा, ये तो हो सकता है मेरे भाई क्योंकि दोनों क्या है? तो आपके ओड यानी कि विषम संख्या है, ये तो हो सकती है। अब हम लोग दूसरे ऑप्शन को उठाते हैं, ये हो सकता है मेरे दोस्त, अभी कन्फर्म नहीं है। दूसरे ऑप्शन को उठाते हैं, बोलोगे भैया कितना? तो आपका 2x बराबर कितना मेरे भाई? आपका 2x बराबर हम लोग क्या ले सकते हैं? अगर 100 को लेते हैं तो अगर 2 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका? 98, और 2 से काटोगे 4 दूना का 8, बोलोगे भैया कितना? 4 दूना 8, 9 दूना का 18। अगर x बराबर मेरे भाई, अगर x बराबर आपका 49 होता है तो x प्लस 2 बराबर कितना आपका हो जाएगा? तो 2 ज़्यादा यानी कि 51 आपका, है ना। ये भी हो सकता है, ये भी कंडीशन ठीक है मेरे भाई, परफेक्ट बैठ रहा है, दोनों ओड नंबर है। अब हम लोग अगला ऑप्शन उठाते हैं, 2x बराबर कितना? बोलोगे भैया अगर 80 है, इस 2 को मेरे भाई माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 78। 2 से काटोगे 3 दूना का 6 आपका, और कितना हो जाएगा? 1 बचा मेरे भाई, तो आपका 9 दूना का 18, है ना। कितना हो जाएगा? x बराबर मेरे भाई आपका कितना हो जाएगा? बोलोगे भैया x बराबर 39 आपका, और x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? तो बोलोगे भैया 2 ज़्यादा यानी कि कितना? तो आपका 41। काफ़ी डिटेल से मेरे भाई चल रहा हूँ मैं चीज़ों को लेकर के, है ना।
ताकि आपको किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में क्रिएट ना हो दोस्त। अब अगर मैं बोलूं कि भैया 2x बराबर 98 अगर लेते हैं तो 2 माइनस करोगे आपका 96, 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा आपका 48, x बराबर कितना 48, जो कि एक सम संख्या है 48। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका मेरे भाई नहीं हो सकता है ना। आपको मेरे भाई ओड नंबर लेना है। तो अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोगों का तीन ऑप्शंस का मेरे भाई ओड आपका आ रहा है। तो इनका अगर स्क्वायर अगर ले लूँ कि भाई दोनों के स्क्वायर का सम कितने के बराबर, तो आपका 3530 के बराबर होना चाहिए। सबसे पहले यूनिट डिजिट उठाते हैं कि इस एक का मेरे भाई, जैसे इसको अगर उठाते हैं तो एक का स्क्वायर यूनिट डिजिट पकड़ना है ना, सिर्फ यहाँ 41 का यूनिट डिजिट एक का स्क्वायर एक, और इसका मेरे भाई 3 का अगर स्क्वायर करोगे तो 9, 9 और 1 10 आपका 0 आ रहा है, जो कि यहाँ पे 0 है। उसका मतलब ऑप्शन नंबर ये तो हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी को उठाते हैं, ये बी के लिए था मेरे भाई, ये आपका ए के लिए, ये बी के लिए, और ये आपका सी के लिए था दोस्त। बी को उठाते हैं, 9 का स्क्वायर आपका कितना 81, 81 का 1, और यहाँ पे मेरे भाई 1 का स्क्वायर आपका 1 कितना आ जाता है 2। क्या मेरे भाई यहाँ पे 2 आपका है, तो बोलोगे नहीं, ऑप्शन नंबर बी आपका मेरे दोस्त नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी को देखना कि भाई 9 का स्क्वायर 81 यानी कि 1, और बोलोगे भैया इस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 बराबर कितना भाई आपका 2 आ रहा है, 2 आपका नहीं, यहाँ पे 0 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी भी आपका नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग हो जाता है। ऑप्शन एक ही बचता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दोस्त, है ना। लेकिन देखना क्या इतना काम आप एग्जाम में करोगे तो नहीं मेरे दोस्त, है ना, इतना काम हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग वहाँ पे सीधे सीधे हम लोग काम क्या करते हैं, हम लोग जैसे ही देखते मेरे भाई कि यार सभी ऑप्शंस का मेरे भाई ओड नंबर निकल रहा है, तो हम लोग इतना लंबा नहीं जाते, हम लोग सीधे सीधे वहाँ पे देखते कि यार x बराबर अगर इतना आ रहा है तो भाई एक अगर 41, सीधे सीधे यूनिट डिजिट पकड़ना हम लोग शुरू कर देते हैं दोस्त, है ना। क्या करते तो बोलते भैया सीधे सीधे यूनिट डिजिट हम लोग पकड़ना मेरे भाई शुरू कर देते, या फिर इसका जैसे आप क्या करोगे तो भाई इसका अगर आधा करोगे, 2 घटा करके आधा करना सभी ऑप्शंस का। थोड़ा सा और समय इसमें लेते हैं कि हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, सभी ऑप्शंस का मेरे भाई 2 माइनस करके आधा ले लो। 84 का 2 माइनस करोगे तो कितना 82, 82 का आधा कितना तो आपका 41, तो दूसरा कितना हो जाएगा तो आपका 43 मेरे भाई। उसके बाद इसका भी लेते तो बोलते इसका 2 घटा के 98 का मेरे भाई आधा लोगे तो कितना आपका 49, और दूसरा आपका 51, तीसरा 40 में 2 घटा करके कितना हो जाएगा 80 में 2 घटा करके कितना, तो बोलोगे भैया आपका 78, 78 का आधा कितना तो आपका 39, और मेरे भाई क्या हो जाएगा 41। और यहाँ पे हम लोग देखते कि भाई 98 में 2 घटा के 96, 96 का आधा कितना 48, और दूसरा कितना हो जाएगा 50। ये तो इवन आ रहा था, सम संख्या आ रही थी, ये खत्म हो जाता। अब इसका स्क्वायर लेते हैं, 9 का स्क्वायर 81, 1 और 1 आपका 2, यहाँ पे मेरे भाई आपका 2 नहीं है, यहाँ पे 0 है, सी खत्म हो जाता। 9 का स्क्वायर 81, 1 और 1 आपका 2, यहाँ पे 0 है, बी नहीं होता। 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 कितना आपका 10, 0 है मेरे भाई, 0 आ रहा था, ऑप्शन नंबर ए खत्म हो जाता दोस्त। तो सीधे सीधे आप ऑप्शन से जा सकते थे, इतना काम मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको मेरे भाई समझाने के लिए किया, इतना, है ना। अगला सवाल लगाते हैं कि पी और क्यू मिलकर एक टंकी को 24 घंटे में भर सकता है। एक एक डेटा लिखते हुए चलते हैं इन सवालों का, है ना। एक टंकी को 24 घंटे में भर सकता है, और पी अकेले उसी टंकी को 96 घंटे में भर सकता है। पी कितना, तो बोलोगे भैया 96 घंटे में भर सकता है, तो क्यों अकेले उस टंकी का 3/4 हिस्से को कितने घंटे में भरेगा। काफ़ी आसान सा सवाल है। 96 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो भाई सबसे बड़ा यूनिट को पकड़ लो। बड़ा कौन है आपका 96 है, 96 मेरे भाई 24 से कट रहा है, तो बोलोगे बिल्कुल कट जाता है भैया। जब मेरे भाई कट जाए तो इसका मतलब एलसीएम कौन सा होगा, तो आपका 96, और जो एलसीएम होता है वही टोटल वर्क हो जाता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि भाई टोटल भरना कितना है, तो 96 यूनिट आपको, है ना। और 24 गुना 4 आपका 96, और 96 गुना 1 आपका 96। ये 96 मेरे भाई, ये 4 और 1 क्या है, तो 4 मेरे भाई पी और क्यू मिल करके आपका 4 यूनिट भरता है 1 घंटे में। और पी नाम का जो मेरे भाई आपका मेरे भाई पाइप या टंकी या व्यक्ति कुछ भी हो जाए, ठीक है, पी नाम का एक व्यक्ति ही मान लो कि यार व्यक्ति जो है 1 घंटे में 1 यूनिट भर सकता है दोस्त, है ना। इसकी क्षमता कितना है 1 यूनिट का। तो पी का क्षमता अगर 1 है तो क्यू का क्षमता कितना होगा, दोनों को जोड़ के 4 होना चाहिए, तो क्यू का आपका 3 हो जाएगा। और क्यू नाम का जो व्यक्ति है इस 96 मेरे भाई 96 यूनिट का कितना, तो 3/4 यानी कि 3/4 भाग को कितने घंटे में भरेगा, तो भाई क्यू का क्षमता कितना है आपका 3 है, 3 से भाग दोगे, बोलोगे भैया 3 से 3 खत्म, 4 से 96 को काटोगे तो कितना आपका 24 घंटा। 24 घंटा कौन सा इसका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। तो ऐसे सवालों को भाई पाइप टंकी वाले सवाल हो जाते हैं, टाइम एंड वर्क वाले सवाल हो जाते हैं, दोनों एक जैसे ही कॉन्सेप्ट पे आधारित है, तो ऐसे सवालों को विद इन सेकंड आप उड़ा सकते हो। अगला सवाल लगाते हैं कि एक मनी बैग में क्रम से 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के 3:5:7 के अनुपात में है। यदि उस बैग में कुल राशि 980 हो तो 10 रुपये के सिक्कों की संख्या बताओ, क्या हो जाएगा। कितना है 1 रुपये, 5 रुपये और कितना, तो आपका 10 रुपये के सिक्के हैं उसमें। और कितना है नंबर ऑफ क्वींस मेरे भाई, सिक्कों की संख्या कितना है, तो बोलोगे भैया 3:5 आपका कितना, तो 3:5:7। तो टोटल मेरे भाई अमाउंट आपका क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 3 गुना। अगर 3 सिक्का है 1 रुपये का तो कितना हो जाएगा 3 रुपये, और यहाँ पे मेरे भाई 5 सिक्का है 5 रुपये का तो कितना हो जाएगा आपका 25 रुपये।
इसको यूनिट में लेते हैं ना, 7 गुना 10 बोलोगे भैया आपका 70। ये टोटल आपका अमाउंट हो गया दोस्त। और टोटल कहा जा रहा है कि टोटल राशि कितना है, तो 980 है। आप कह रहे हो भैया टोटल राशि कितना है, तो 70 और 25 और 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो आपका 5 और 3 8, 7 और 2 आपका 9, यानी कि कितना, तो 98 यूनिट के बराबर। ये जो 980 है ये 98 यूनिट के बराबर है। आपको 10 रुपये के सिक्कों की संख्या बताना है। 10 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है, तो 7 यूनिट। इसी 7 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। 98 से मेरे भाई काटोगे यहाँ से 10 बार से, तो आपका 10 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे भैया 7 गुना 10 आपका 70। 70 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, है ना। अगला सवाल लगाते हैं कि पीड़िया ने अपने स्कूटर को 42,564 में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर लाभ अर्जित करती है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अब देखना ये ट्रैप वाले सवाल हो जाते हैं। ट्रैप वाले क्यों मेरे भाई, क्योंकि इसमें 42,564 का कोई मतलब ही नहीं बनता देने का, है ना, क्योंकि हम लोग उसका कोई यूज ही नहीं करेंगे दोस्त। अब कितना है, विक्रय मूल्य का 1/6, 1/6 का क्या करती है, तो वो लाभ कमाती है। तो मुझे पता है कि यार ये क्या है, प्रॉफिट है, तो मतलब नीचे वाला क्या होगा, तो भाई विक्रय मूल्य पे बात हो रही है, तो नीचे में क्या होगा, तो आपका सेलिंग प्राइस, और ये क्या है, तो आपका लाभ। तो मुझे बताओ कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा। अगर मेरे भाई आप 6 में सामान को बेचते हो, जैसे 6 रुपये में आपने सामान बेचा और 1 का लाभ करके आप बेचते हो, तो आपने खरीदा कितने में था, तो भाई 5 रुपये में। 5 का सामान 5 में आप खरीदोगे, 1 का लाभ लोगे, तब ना आप 6 रुपये में बेच पाओगे। तो भाई कितना में आपने खरीदा, तो 5 में। आपको निकालना क्या है, तो उसका लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपन का सीपी इंटू का बोलोगे भैया 100 है ना। प्रॉफिट कितने का, 5 का सामान 6 में आप बेचते हो, 1 का लाभ, और किस पे, कॉस्ट प्राइस 5 है आपका, इंटू का कितना करोगे 100। इसको काटोगे मेरे भाई कितना, तो आपका 20% के बराबर। कौन सा इसका ऑप्शन है, 20% कौन सा उत्तर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। अगला सवाल देखते हैं कि क्या है कि क्लियरेंस सेल में एक साड़ी जिसका अंकित मूल्य कितना है, 10,490 था, अब कितना 9,441 में बेची जाती है। तो साड़ी का छूट प्रतिशत बताओ भाई क्या हो जाएगा। अगर मेरे भाई मार्क प्राइस कितना था, मार्क प्राइस बोलोगे भैया 10,490 रुपये था, और आप इसको मेरे भाई बेचते कितना में हो, सेल कितना में करते हो, तो 9,441 में। तो मुझे बताओ कि कितने का आपने डिस्काउंट दिया, छूट आपने कितने का दिया। तो यहाँ पे भाई छूट देखोगे तो 10 माइनस का आप 1 करोगे तो 9, उसके बाद यहाँ पे कितना, तो 8 माइनस 4 आपका 4, उसके बाद कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 0, उसके बाद मेरे भाई कितना 10 माइनस 9 करोगे तो आपका 1, यानी कि 1,049 का आपने छूट दिया। और डिस्काउंट परसेंट निकालोगे, डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट, नीचे में क्या मेरे भाई, तो मार्क प्राइस पे आप छूट देते हो, इंटू का क्या, तो 100। डिस्काउंट कितने का, तो 1,049, और मार्क प्राइस कितना है, तो आपका मेरे भाई 10,490, इंटू का क्या करोगे, तो 100। देखना हालांकि ये सारे के सारे फॉर्मूला को मेरे भाई याद करने की कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है, डिस्काउंट निकालते हो तो भाई डिस्काउंट लिखो, प्रॉफिट परसेंट निकालते हो तो ऊपर में प्रॉफिट, लॉस परसेंट निकालते हो तो ऊपर में लॉस, इतना बात तो भाई याद रहेगी, है ना। लेकिन जब भी हम लोग प्रॉफिट या लॉस परसेंट की बात करते हैं तो नीचे हम लोग कॉस्ट प्राइस लिखते हैं। कॉस्ट प्राइस क्यों लिखते हैं, क्योंकि भाई हम जो जितना रुपया में मैंने सामान को खरीदा उससे मुझे प्रॉफिट या लॉस होने वाला है ना। लेकिन डिस्काउंट की बात करते हैं तो डिस्काउंट किस में दिया जाता है, तो एमआरपी पे दिया जाता है। एमआरपी को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो मार्क प्राइस कहते हैं, इसलिए हम लोग नीचे में मार्क प्राइस लिखते हैं दोस्त, है ना। तो यहाँ से बोलोगे भैया 0 से 0 आपका खत्म हो जाएगा, 1,049 से 1,049 खत्म, तो डिस्काउंट कितने का, तो 10% का। कौन सा ऑप्शन होगा, 10%, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्त, है ना। अब देखना एक बड़ा सा बहुत ही काफ़ी लंबा चौड़ा मेरे भाई क्वेश्चन है कि एक बेईमान दुकानदार 25 रुपये पर केजी की दर से नमक बेचने का दावा करता है, लेकिन नमक का क्रय मूल्य 25 रुपये पर केजी है। इससे संतुष्ट नहीं होने पर वो प्रत्येक 1 केजी में मेरे भाई 200 ग्राम निकालकर मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत कितना है। तो काफ़ी साधारण सा सवाल है, एक लाइन में मेरे भाई इस सवाल को उड़ा सकते हो आप। जैसे कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते किसको है कि पॉकेट से आपका मेरे भाई खर्चा कितना होता है ना, पॉकेट से आप कितना रुपया या कितना सामान आप दे रहे हो किसी को। अगर मेरे भाई 200 आप निकाल लेते हो, 200 अगर 200 ग्राम आप निकाल लेते हो तो देते कितना हो, तो 800 ग्राम। पॉकेट से आपका कितना जा रहा है, तो 800 ग्राम, और मेरे भाई पैसा कितना का ले रहे हो, तो 1 केजी का, यानी कि 1000 ग्राम का। यही तो आपने बेईमानी किया, और कुछ है, कुछ नहीं है मेरे भाई। 25 रुपए की दर से आप नमक बेचने का दावा करते हो और 25 में आपने खरीदा था, तो कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त, है ना। आपने खरीदा था भाई 25 रुपये में और 25 रुपये में ही बेचने का दावा करते हो, कोई फर्क है, इसको भाई काटोगे तो 1 रेशियो है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल सा देखते हैं, बोलोगे भैया 2 जीरो से 2 जीरो आपका खत्म, 4 दूना का 8 और 5 दूना का मेरे भाई 10 आपका, तो कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस आपका 4:5। अगर मेरे भाई सामान को 4 में आप खरीदते हो और बेचते 5 में हो, तो आपको प्रॉफिट कितने का होगा, प्रॉफिट परसेंट पूछा है ना, प्रॉफिट कितने का, तो 1 का प्रॉफिट होता है, और किस पे, तो भाई इस सीपी पे होगा, सीपी 4 है, इंटू का आप 100 करोगे, काटोगे तो कितना के बराबर, बोलोगे भैया 25% के बराबर।
25% आपका कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इसका हो जाएगा दोस्त, है ना। बताएंगे यहाँ तक किसी को कोई परेशानी अगर हुई है मेरे भाई किसी प्रकार की भी, तो बताएंगे एक बार। देखना अगला सवाल लगाते हैं कि एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, एक चक्कर के चौथाई भाग में इसकी परिधि का कितना प्रतिशत भाग तय होता है ना। अब देखना कि यहाँ से इस सवाल में बहुत सारे लोग इसका क्या करेंगे कि यार परिमाप निकालेंगे, लेकिन मैं आपसे बताऊं कि यार जब परिमाप मेरे भाई आपको प्रतिशत में जाना है तो परिमाप क्यों निकालना दोस्त। एक सर्कल है, एक साइकिल का मेरे भाई ये पहिया है, ठीक है। ऐसा मानो यार एक सर्कल मेरे भाई एक राउंड पूरा करेगा वो, तो मुझे बताओ कि इस वही तो आपसे पूछा गया है। परिमाप का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने इस पॉइंट से आपने चलना शुरू किया, तो भाई चलते 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 आप जा रहे हो, ऐसे करते करते जिस पॉइंट से आप निकले थे उसी पॉइंट पे आप पहुंच जाते हो, यानी कि आपने एक राउंड अगर पूरा किया उसी को हम लोग कहते हैं परिमाप, है ना। तो इस परिमाप का मेरे भाई क्या करते हैं, इस सर्कल का हम लोग 4 भाग कर देते हैं, 4 टुकड़ा हम लोग कर देते हैं, और कहा जा रहा है कि एक चक्कर का मेरे भाई चौथाई भाग में इसकी परिधि का कितना प्रतिशत भाग तय होता है। टोटल कितना भाग है, तो 4 भाग है, ये 1 भाग 2 भाग 3 भाग और 4 भाग। एक चौथाई भाग मेरे भाई कितना आपका, ये इसी का तो निकालना है कि एक चौथाई भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, है ना। तो मुझे बताओ कि यार आपको एक भाग का निकालना है और टोटल कितना भाग है, इस 4 भाग प्रतिशत में इसको बदलोगे तो भाई 100 से आप गुना कर दो, 4 से 100 को काटोगे कितना हो जाएगा, तो आपका 25% के बराबर। कौन सा ऑप्शन है 25%, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इसका हो जाएगा दोस्त, है ना। देखो ये क्वेश्चन ना, ये सारे के सारे सवाल मेरे भाई ट्रैप वाले हो जाते हैं, जो आपको फंसाता है, आपके समय को बर्बाद करता है। अब हम लोग ऐसे भी बोल सकते थे कि भैया एक पूरा का पूरा मेरे भाई एक चक्कर कितना होगा, तो 100% के बराबर। तो एक मेरे भाई यहाँ पे अगर 4 भाग करोगे 100 का, तो एक भाग कितना 25%, दूसरा भी कितना तो 25%, तीसरा भी कितना तो भाई 25%, तो चौथा भी कितना हो जाएगा आपका 25%, और चारों को जोड़ोगे तो आपका 100 के बराबर। यही तो पूछा गया था कि एक भाग का आप बता दो भाई कि एक भाग कितना प्रतिशत भाग तय करेगा, है ना, कितना दूरी, तो भाई 25%। यही सिंपल सा आप सवालों का मेरे भाई ऐसे आप आंसर दे सकते थे, है ना। कोई फॉर्मूले की कोई ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपके अंदर में है मेरे भाई, तो ऐसे सवालों को ईजिली आप उड़ा सकते हो। अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि एक नाव धारा के विपरीत 4 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है, यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। तो विपरीत दिशा है भाई, पहले आपको सबसे पहला ही सवाल समझा चुके हैं इस पैटर्न का। विपरीत दिशा होता है यानी कि अप स्ट्रीम के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, तो x माइनस वाई, और ये कितने के बराबर होगा, स्पीड 20 किलोमीटर है, 4 घंटे में जाते हो तो स्पीड कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया आपका 5 किलोमीटर पर आवर। और मेरे भाई आपका x माइनस का y का वैल्यू कितना है, धारा की चाल कितना है 3 किलोमीटर, यानी कि y बराबर 3, कितना हो जाएगा इधर 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 3 अगर बराबर के इधर लेके जाओगे तो प्लस होगा 5 और 3 कितना, तो आपका 8 किलोमीटर पर आवर। 8 किलोमीटर पर आवर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्त, है ना। देखना आज के सेट का आखिरी क्वेश्चन लगाते हैं, किसी संख्या के 75% और 45% का अंतर 150 है, उसी संख्या का 30% क्या हो जाएगा। कितना है मेरे भाई, 75% और 45% का अंतर कितना है, तो आपका 150 के बराबर। तो आप मुझे बताओ कि यार प्रतिशत में अंतर कितने का हो रहा है, तो 5 माइनस 5 आपका 0, 7 माइनस 4 करोगे तो आपका 3, यानी कि ये 150 जो है 30% का वैल्यू है। आपको क्या पूछा गया है कि भाई 30% का मान ज्ञात करना है, भाई कुछ नहीं है यार, ऐसे लिखो यार इसको, सिंपल सा रिजल्ट आपका आ जाएगा। 75 और 45 में अंतर कितने का भाई, 30% का। 75% और 45% में 30% का अंतर है आपका, और अंतर कितने का कहा गया है कि भाई आपका अंतर जो है 150 का, और निकालना क्या है आपको, 30% का ही वैल्यू निकालना है। तो यार इजीली आप मेरे भाई पहले ही 30% आप निकाल चुके हो। देखो एग्जामिनर कभी कभी क्या करता है, क्वेश्चन को काफी टफ बनाने के चक्कर में ना इतना इजी बना के छोड़ देता है कि आप उसको देखते ही मेरे भाई आंसर कर पाओगे, है ना। तो 30% का वैल्यू 150 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। सिर्फ आपने डिफरेंस निकाला और सीधे सीधे आपका 30% आ गया। इतना मेरे भाई लल्लू क्वेश्चन जीवन में मैंने नहीं देखा था, और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर सवाल है मेरे भाई, पूछे गए सवाल है, तो काफी इंपॉर्टेंट ऐसे सवाल हो जाते हैं दोस्त। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं, मिलते हैं काफी बेहतरीन सी क्लास में। और अब से मेरे भाई हम लोगों की क्लास कंटिन्यू चलेगी, तो आप लोग फिर से मेरे भाई तैयार हो जाओ, जुड़ जाओ, और एक एक सवालों को फोड़ेंगे यार, एग्जाम बिल्कुल आपको निकालना है मेरे भाई, है ना, निकालेंगे हम लोग। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं काफी बेहतरीन सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।